हाँ जी, सभी को नमस्कार, राम राम, सत सलाम अलैकुम। मैं नवीन चौधरी, आप देख रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। एग्जाम के लिए अपने निवास स्थान से निकल गए होंगे, जहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर आया बिहार में। उसके लिए पहले तो सभी को ऑल द बेस्ट। जो भी बिहार विशेष शिक्षक भर्ती में शामिल होने जा रहे हैं सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से गुड लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर एकदम अच्छा हो और आपको एक सरकारी जॉब मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की अपनी क्लास रहेगी सीडीपी की। हम करेंगे सीडीपी की मैराथन क्लास, ठीक है। इसमें अपन सीडीपी के जितने भी टॉपिक है, बाल विकास से लेके उसकी जो पेडागोजी आती है वहां तक सारे के सारे टॉपिक आज वीडियो में हम क्लियर करेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो डिटो आपको, आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको देखने को मिलेंगे, आपके एग्जाम में पक्का अवश्य देखने को मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरी क्लास देखोगे और आपका पूरा डाउट है वो क्लियर होगा। अपना टारगेट रहेगा 30/30 सीडीपी में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन की पीडीएफ आ जाइए आपको तो लर्निंग बाय डूइंग टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे आज के क्वेश्चन, बिना बिना विस्तार पूर्वक सीधा करेंगे डायरेक्ट। आपका भी टाइम खराब ना हो, टाइम कम है, एग्जाम आ गया है आपका, 2 दिन है मात्र शेष। तो चलिए, अगर चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए। बस इतना कहूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंच सके। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? बताइए। मानव विकास का सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत होता है क्या? विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जी हाँ। तो निरंतरता का सिद्धांत क्या है? ये भी आपका है। फिर आता है क्रमिकता का सिद्धांत, विकास क्रमिक होता है, सही है। विलोम्यता का उत्क्रम्यता का सिद्धांत होता है क्या? तो विलोम्यता और उत्क्रम्यता का सिद्धांत नहीं होता, क्योंकि विकास उल्टा क्रम में नहीं चलता। ऐसे नहीं है कि पहले बच्चा बड़ा होगा फिर बच्चा क्या होगा, छोटा होगा। छोटे से बड़ा होता है, क्रमिक सिद्धांत होता है। एक सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। विकास क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। पहले बच्चा सामान्य क्रिया करना सीखता है, बाद में विशिष्ट क्रिया करना सीखता है। फिर चलता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप वंशानुक्रम में शामिल किया जाता है। वंशानुक्रम होता क्या है? पहले देखते हैं वंशानुक्रम होता क्या है। वंशानुक्रम वो सभी, वातावरण को छोड़ के वो सभी आपके गुण, दोष, बीमारियां, विशेषताएं जो आपको माता पिता व अपने नाना नानी दादा दादी से मिली है, वो आता है आपका वंशानुक्रम। अब देखते हैं वंशानुक्रम में शामिल किया जाता है, किसको शामिल किया जाता है? शारीरिक बनावट को किया जाता है, जी हाँ किया जाता है। शारीरिक गुण को भी किया जाता है, शारीरिक विशेषता को भी किया जाता है। इसमें होगा अपना ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। फिर चलते हैं पर क्वेश्चन नंबर 3 पे। वंशानुक्रम से संबंध में किस मनोवैज्ञानिक ने चूहे पर प्रयोग किया? सॉरी, वंशानुक्रम के संबंध में, दशानुक्रम नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे वंशानुक्रम है, ठीक है। वंशानुक्रम के संबंध में किस मनोवैज्ञानिक ने चूहे पर प्रयोग किया था? बिजमैन ने चूहे पर प्रयोग किया था, मेंडल ने भी किया था, पर मेंडल ने साथ में किस पे किया था? मटर के पौधे पर भी किया था। मटर के पौधे पर भी किया था किसने? आपके मेंडल ने। तो इसमें हो जाएगा 1 व 2 दोनों सेम टू सेम। आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सॉरी, ठीक है। आनुवंशिकता में सामाजिक संरचना माना, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवंशिकता को यहाँ पे डैश डैश लगा लिया, खालिस्तान है। आनुवंशिकता को गौण सामाजिक संरचना माना जाता है, या गत्यात्मक सामाजिक संरचना माना जाता है, स्तर सामाजिक संरचना या प्राथमिक सामाजिक संरचना। तो क्या माना जाएगा? स्तर सामाजिक संरचना माना जाता है। क्यों? आनुवंशिकता होती है वो आपकी क्या होती है मेरे भाई? स्तर होती है, स्थिर होती है। और जो आपका वातावरण होता है वो क्या होता है? परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील होता है। आप आनुवंशिकता को नहीं बदल सकते, बच्चे के वातावरण को, एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। मनुष्य जीवन का प्रारंभ मूलतः घटित होता है। मनुष्य जीवन का प्रारंभ कितने आपके कोष से शुरू होता है? कितने कोष से घटित होता है? कितने मूल से कंटिन्यू होता है? तो बताइए। 1 कोष से घटित होता है मेरे भाई। कौन से? 1 कोष से घटित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि क्लास लंबी हो और आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे। चलिए, लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र के आधार पर किया जाता है? लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र के आधार पर किया जाता है? क्या एक्स वाई के आधार पर किया जाएगा? एक्स के आधार पर, एक्स वाई दोनों के आधार पर। तो इसमें किसके आधार पर किया जाएगा? एक्स व वाई दोनों, ए व बी दोनों, एक्स एक्स और एक्स वाई दोनों के आधार पर किया जाएगा। अब बात करते हैं अपन की एक्स एक्स किसमें होते हैं? एक्स एक्स तो होते हैं मेरे भाई महिला में। किसमें? महिला में, या आप बोल सकते हो फीमेल में। और आपके एक्स वाई होते हैं वो किसमें होते हैं? पुरुष में होते हैं, ठीक है। वो होते हैं आपके मेल में। अब बात करते हैं कि गुणसूत्र होते कितने हैं टोटल? टोटल गुणसूत्र पूछे आपसे
गुणसूत्र की संख्या पूछे आपसे तो आपको बतानी है 46। अगर आपको जोड़े पूछे गुणसूत्र के तो आपके बताने हैं 23। कितने? 23 जोड़े होते हैं। संख्या पूछे तो आपकी होती है 46। जो 22 जोड़े होते हैं उनको क्रोमोसोम्स कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, लिंग क्या है? लिंग क्या है? लिंग क्या है आपसे सीधा पूछेगा, लिंग क्या है? एक आर्थिक उदाहरण है, जैविक या सामाजिक संरचना, ये सभी। तो लिंग क्या है? आपकी सामाजिक संरचना है मेरे भाई। क्या है? लिंग सामाजिक संरचना है। आपसे यहाँ पे लिंग की जगह अगर पूछ ले सेक्स क्या है, सेक्स क्या है, सेक्स क्या है, सेक्स क्या है, तो सेक्स क्या होगा आपका? जैविक निर्धारक होगा, जैविक संरचना होगी। क्या होगा? जैविक संरचना होगी आपकी। सेक्स क्या होगा? जैविक संरचना होगी। शिष्यावस्था में बालक किस विधि के माध्यम से सर्वाधिक सीखता है? शिष्यावस्था 0 से 2 वर्ष तक, 0 से 2 वर्ष तक बच्चा किस विधि से माध्यम से सर्वाधिक सीखता है? किस विधि के माध्यम से सर्वाधिक सीखेगा बताइए? खेल विधि से सीखेगा, किंडरगार्टन विधि से, या कहानी विधि से? किस विधि से सीखेगा? अनुकरण विधि से सर्वाधिक सीखेगा बच्चा। किस अवस्था में? 2 वर्ष की आयु तक। 2 वर्ष की आयु को क्या कहेंगे? शिष्यावस्था। 2 से 12 वर्ष तक है आपकी बाल्यावस्था। 2 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष तक आपकी पूर्व बाल्यावस्था, और 7 से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था, और 12 से 18 वर्ष तक आपकी क्या होती है भैया? शिष्यावस्था, वो किशोरावस्था। और 10 से 19 वर्ष या 20 वर्ष WHO के अनुसार आपकी क्या होती है? किशोरावस्था। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। शिष्यावस्था में सीखने का माध्यम क्या होता है? शिष्यावस्था, शिष्यावस्था वही आपकी 0 से 2 वर्ष तक, 0 से 2 वर्ष तक सीखने का माध्यम पूछा है। क्या माध्यम पूछा है? माध्यम पूछा है। ध्यान रहे, आपसे तत्व नहीं पूछा है मेरे भाई, तत्व नहीं पूछा है, माध्यम पूछा है। बताइए जल्दी सी, बहुत आसान क्वेश्चन है, आने के पूरे चांस है। बताइए शिष्यावस्था में सीखने का माध्यम क्या होता है? अनुकरण होता है, खेल होता है, ज्ञानेंद्रिय होता है, या इच्छा शक्ति होती है? ध्यान रहे, क्या पूछा है मेरे भाई? माध्यम पूछा है। माध्यम बताना है आपको। माध्यम क्या हो गया? आपकी ज्ञानेंद्रियां होंगी। क्या होंगी? ज्ञानेंद्रियां। अगर आपसे पूछे तत्व क्या होता है, तो तत्व होता है आपका अनुकरण। अनुकरण तत्व से सीखता है, और माध्यम पूछे तो ज्ञानेंद्रिय, तत्व पूछे तो अनुकरण। ठीक है, सॉरी माफी चाहूंगा। क्या पूछा है? माध्यम ज्ञानेंद्रिय होती है, अनुकरण तत्व होता है। ठीक है, गला खराब हो रखा है, माफी चाहूंगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर निर्भर करता है? शिशु का अधिकांश व्यवहार मतलब लगभग व्यवहार किस पर निर्भर करेगा? संवेगों पर निर्भर करेगा, नैतिकता पर करेगा, मूल प्रवृत्ति पर करेगा, 1 व 3 दोनों पर करेगा? बताइए। शिशु लगभग, एक बच्चा लगभग जो भी बिहेवियर करता है, जो भी विहार करता है, जो भी गतिविधियां करता है, किसके आधार पर करता है? तो संवेगों के आधार पर करता है, और क्या करता है? मूल प्रवृत्ति के आधार पर करता है। जैसे मूल प्रवृत्ति क्या होगी आपकी? भूख लगेगी तो क्या होगा? रोने लग जाएगा, दर्द होगा, अगर भय होगा तो वहां से पलायन कर लेगा। वो क्या होती है? आपकी मूल प्रवृत्तियों पे आधारित होता है। संवेग होते हैं सुख दुख, रोना, सुख दुख, और आपकी क्या? खुशी, क्रोध। तो इसमें हो जाएगा आपका 1 व 3 दोनों। एक छोटा बच्चा होता है, वो सुख में हंसता है, दुख में रोता है, आम बात है। मगर वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, वहां पे आम बात नहीं है। कौन सा कारण बच्चों के अनुशासनहीनता पैदा करता है? अनुशासनहीनता, बच्चा अनुशासनहीन कब होगा? जब उसे डर होगा, या फिर वो क्रोध में होगा, पीड़ा में होगा, स्नेह में होगा। अनुशासनहीनता, अगर स्नेह में होगा तो कोई अनुशासनहीन नहीं करेगा, अनुशासन में रहेगा। पीड़ा में होगा तो भी अनुशासनहीनता नहीं करेगा, क्रोध में होगा तो भी अनुशासनहीनता नहीं करेगा। पर वो किसी चीज से डरा हुआ है तो बच्चा क्या करेगा? अनुशासनहीनता व्यवहार करेगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। जीवन का प्रथम और सुखद अनुभव किसे माना जाता है? जीवन का प्रथम और सुखद अनुभव किसको माना जाता है मेरे भाई? अभिरुचि को, समर्थि को, अवधान को, या संवेदना को? जीवन का प्रथम अनुभव और सुखद अनुभव किसे माना जाता है? तो किसको माना? संवेदना को माना जाएगा मेरे भाई। निम्न में से क्या बच्चों के सामाजिकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? निम्न में से क्या बच्चों के सामाजिकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? बच्चों के सामाजिकरण में प्रमुख भूमिका कौन निभाएगा? खेल कूद, अच्छे कपड़े, बच्चों की सुंदरता, या बच्चे की अच्छा पाठ्यपुस्तक? अच्छा पाठ्यपुस्तक निभाएगी क्या? बच्चों की सुंदरता होगी, जो जितना सुंदर होगा क्या उसका उतना अच्छा सामाजिक
सामाजिक विकास होगा, या बच्चे की पाठ्य पुस्तक जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा उसका सामाजिक विकास होगा, या बच्चे के अच्छे कपड़े होंगे या फिर उतना अच्छा सामाजिक विकास होगा। तो बच्चे का क्या होगा, खेल कूद में क्या होगा, बच्चा अपने संगी साथियों के साथ मिलेगा, उनसे बातचीत करेगा, पीयर ग्रुप में रहेगा, तो बच्चे का उतना अच्छा क्या होगा, सोशलाइजेशन डेवलपमेंट अच्छा होगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है, सबसे अधिक गहन और जटिल हम सबसे अधिक कब सीखते हैं, बाल्यावस्था में भी गलतियां की होगी, शिशुअवस्था में भी की होंगी, किशोरावस्था में भी की होंगी, पर किशोरावस्था के अनेक पड़ाव में होते हैं तो अपन गलतियां बहुत कम करते हैं। क्यों, डर लगने लग जाता है, गलत व्यवहार को नकारते हैं, समाज जिस कानून कायदे बनाए हैं तो उनसे बाहर जाने से बचते हैं। लगभग आपने देखा हो कि लड़के जब शादी करते हैं, लव मैरिज करते हैं, क्या करते हैं, लव मैरिज करते हैं, तो उनकी उम्र क्या होती है, कम से कम लड़कियों की उम्र बढ़ाई गई है, जो आपकी 21 वर्ष की गई है शादी की। उसका मेन रीजन क्या है, उसका मेन रीजन ये है कि जब 21 साल की लड़की हो जाएगी, कोर्ट में जाएगी, तो बहुत कम चांस मानते हैं कि 21 साल की लड़की मेच्योर हो जाती है, समझदार होती है, तो ऐसे कदम नहीं उठाएगी। तो वो क्या होगा, आपका गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। क्या होता है, गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। 21 साल की 18 वर्ष की लड़की है, वो अनमेच्योर हो सकती है, लड़का अनमेच्योर हो सकता है, क्योंकि 21 साल का लड़का होता है वो थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है लड़की के कंपेरिजन में, पर लड़की जब 18 साल की होती है तो थोड़ी मेच्योर नहीं होती, समझदार नहीं होती, इस वजह से उसकी उम्र बढ़ा के क्या गई है, 21 वर्ष की गई है। कुछ ऐसे कदम ना उठाए, बिना सोचे समझे कदम उठा लेते हैं, शादी कर लेते हैं, फिर कुछ दिनों बाद अलग अलग हो जाते हैं, लड़की अपने घर पे, लड़का अपने घर पे। इस वजह से लड़कियों की शादी की उम्र क्या कही गई है, 21 वर्ष करने का जिक्र चल रहा है या बात चल रही है, उस पर विचार विमर्श चल रहा है। तो वो क्या होता है, आपका 21 वर्ष का हो जाता है बच्चा, जब 18 वर्ष से प्लस हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, उसका गहन जटिल आपका सामाजिकरण हो जाता है। तो किसमें हो, किशोरावस्था के दौरान होगा मेरे, किशोरावस्था कब से कब, 12 से 18 वर्ष, ठीक है। और WHO के अनुसार देखें 10 से 19 वर्ष, ठीक है। WHO के अनुसार पूछा किशोरावस्था तो 10 से 19 वर्ष। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, संज्ञानात्मक पक्ष कहेंगे, सांस्कृतिक पक्ष कहेंगे, सामाजिक या भाषा निर्धारित। क्या, ऐसी सोच, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है, कि हम कुछ सोच रहे हैं, वो किसके द्वारा निर्धारित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, वो अपने भाषा द्वारा, जिस अपन भाषा में रहे, जो भाषा सुन रहे हैं, जो भाषा बोल रहे हैं, उसके द्वारा निर्धारित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, संज्ञानात्मक पक्ष कहेंगे, सांस्कृतिक या सामाजिक भाषा या भाषा निर्धारित। निर्धारित कौन कर रही है, सोचने की प्रक्रिया को निर्धारित और प्रभावित कौन कर रही है, तो क्या होगा, भाषा निर्धारित होगा मेरे भाई। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसका मानना है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं। यह है आपका भाई LAD, क्या, लैंग्वेज LA और D, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। LAD के साथ किसको जोड़ा जाता है, LAD के साथ चोम्स्की को जोड़ा जाता है। किसको, चोम्स्की ने कहा है कि बच्चा होता है वो अपना जब जन्म लेता है तो भाषा सीखने की जन्मजात शक्तियों के साथ पैदा होता है, उसे कोई भी भाषा सिखाने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। और इसे बोल सकते हैं तो आप सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत भी किसने दिया है, सार्वभौमिक व्याकरण, सार्वभौमिक व्याकरण जिसे बोलते हैं आप यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर का जो आपके थ्योरी है, सिद्धांत है, वो किसने दिया है, आपका नोम चॉम्स्की ने दिया है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। यहाँ पे देख ले, जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास के साथ जोड़ा जाता है, वाइगोत्स्की को सामाजिक सिद्धांत के वो सोशियोकल्चर थ्योरी के साथ जोड़ा जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार कौन संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, कौन संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, पूछा गया है। क्या पहले क्वेश्चन आए उस पर राउंड लगा लें, आपसे सही पूछा गया है या फिर आपसे गलत पूछा गया है, इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है। छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपका क्या हो सकता है, 1 नंबर आपका कट सकता है। क्या पूछा है, जीन पियाजे के अनुसार कौन संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, किसने, जीन पियाजे ने, कि बच्चे का जितना अच्छा संज्ञान का विकास होगा उतना अच्छा ही भाषा का विकास होगा।
इसके विपरीत वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे का जितना अच्छा सामाजिक विकास होगा उतना ही अच्छा संज्ञान का विकास होगा, और जितना अच्छा भाषा का विकास होगा उतना अच्छा संज्ञान का विकास होगा। ठीक है, फिर चलते हैं अपन पियाजे के अनुसार कौन संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। भाषा करेगी, संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करेगी, क्या करेगी, क्रियाकलाप भी करेगा, परिपक्वता की करेगी, क्योंकि पियाजे ने कहा कि बच्चा जैसे जैसे परिपक्व होगा, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी तो बच्चा क्या कर लेगा, अपने आप सीख लेगा। तो इसमें क्या सामाजिक अनुबंध है, अनुभव है, वो आपका प्रभावित नहीं करेगा। सामाजिक अनुभव कब प्रभावित करेगा, जब आपके वाइगोत्स्की आएंगे। क्यों, वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे का संज्ञान का विकास उतना अच्छा होगा जितना अच्छा उसका सामाजिक विकास होगा या भाषा का विकास होगा। ठीक है, फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अमूर्त चिंतन कब विकसित होता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार अमूर्त चिंतन कब विकसित होता है। बच्चा अमूर्त चीजों के बारे में, अमूर्त चीजों के बारे में, अमूर्त वस्तुओं के बारे में, अमूर्त क्या होता है, जो उसके आंखों के सामने ना हो, उनके बारे में कब सोचने लग जाता है, कब विचार विमर्श करने लग जाता है, समस्या समाधान का तर्क कब आ जाता है। तो बताइए, स्वीदीय पेशी अवस्था में आएगा क्या, नहीं। इसमें तो बच्चा क्या करेगा, अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, इंद्रियों के माध्यम, प्राक संज्ञानात्मक अवस्था नहीं, औपचारिक क्रिया अवस्था। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था क्या है, बच्चे मूर्त वस्तुओं के बारे में सोच विचार कर सकता है जो उसकी आंखों के सामने होती है। औपचारिक क्रिया अवस्था को क्या कहते हैं, अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था भी कहते हैं मेरे भाई, क्या होते हैं, अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। बच्चे में उपचार, वो आपका अमूर्त चिंतन कब डेवलप होगा, जब वो लास्ट स्टेज में होगा, क्या 11 से 15 या 14 मान सकते हो आप। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। वाइगोत्स्की ने बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण किसे माना है। वाइगोत्स्की ने बच्चे के, बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण किसे माना है। वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है, सोशियो कल्चर थ्योरी दी है मेरे भाई, सोशल कल्चर थ्योरी, जिसे आप बोल सकते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। किसने, वाइगोत्स्की ने दिया है। परिवार को माना है, विद्यालय को माना है, समाज को माना है। किसको माना है मेरे भाई, समाज को माना है। परिवार क्या होता है आपका, सामाजिकरण की पहली इकाई होती है, पहली इकाई होती है, क्या, परिवार सामाजिकरण की पहली इकाई होती है। फिर आता है समाज, फिर आता है समुदाय। फिर चलते हैं सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय किसने दिया है, जेडपीडी, जिसे बोलते हैं आप जेडपीडी। जेडपीडी क्या होता है आपका, वास्तविक विकास और आपका होता है संभावित विकास। ठीक है, अब जो वास्तविक विकास है और संभावित विकास है, ठीक है, इसके बीच का जो अंतर होता है ना, ये यहां तक और ये यहां तक, इसको क्या बोलते हैं आप, जेडपीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का जो अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, जेडपीडी बोलते हैं। किसने दिया है, वाइगोत्स्की ने दिया है। किसने दिया है, वाइगोत्स्की ने दिया। पूछ ले अगर स्कीमा के साथ किसको जोड़ा जाएगा, तो पियाजे को जोड़ा जाएगा। किसको, पियाजे को जोड़ा जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार किसने किया। निजी भाषा बोल सकते हैं, इनर स्पीच बोल सकते हैं, तो किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था। अगर पूछ अहम वाक का संपर्क किसने दिया था, तो पियाजे ने दिया था। पियाजे ने दिया था कि बच्चा घमंडी है, खुद से बातें कर रहा है। वाइगोत्स्की ने निज वाक को क्या माना है, महत्वपूर्ण माना है, जबकि पियाजे ने अहम वाक को महत्वपूर्ण नहीं माना है। ठीक है, वाइगोत्स्की ने कहा है निजी भाषा से, इनर स्पीच से बच्चा क्या कर रहा है, खुद को निर्देशित कर रहा है। अधिगम से तात्पर्य क्या है, हम सारे टॉपिक करेंगे, एक भी टॉपिक के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, आपको मैन बताता जाऊंगा जो आपको पेपर में अवश्य देखने को मिलेंगे। ठीक है, अधिगम से तात्पर्य है बिहार में अस्थायी परिवर्तन होना, अभ्यास व शिक्षण में परिपक्वता लाना, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से बिहार में अपेक्षित परिवर्तन करना, वातावरण से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बिहार में होने वाला कुछ परिवर्तन करना। बताइए क्या होगा, बिहार में अस्थायी परिवर्तन होना। अधिगम क्या होता है, सीखना क्या है, पूछा है सीखना
सीखना क्या है मेरे भाई? सीखना सीखना क्या है बताइए? सीखना है क्या? सीखना क्या है? सीखना है आपका व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, जो आप बच्चा अनुभव के द्वारा सीखता है और अपने व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन कर लेता है। वो क्या होते हैं आपके? अधिगम होता है। अधिगम क्या नहीं होता? अगर पूछा जाए अधिगम क्या नहीं होता? मेडिसिन, थकान व किसी बीमारी के स्वरूप होने वाले परिवर्तन अधिगम में शामिल नहीं हो। क्या? बीमारी व दवाई व थकान के स्वरूप होने वाले परिवर्तन अधिगम में शामिल नहीं होंगे। तो इसका कौन सा सही होगा? इसका आपका सही होगा तीसरा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित स्थायी परिवर्तन करना। क्या? अपेक्षित स्थायी परिवर्तन। क्या मेरे भाई? स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सीखना क्या है? ज्ञान का स्तर, ज्ञान की उष्मा, प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया। बताइए सीखना क्या है? सीखना क्या है? ज्ञान का स्तर बढ़ाना या ज्ञान की उष्मा बढ़ाना या प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया, प्राणी मात्र के व्यवहार को प्रेरित करना। तो क्या होगा? प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया है। क्या है? प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया है कि अगर कोई गलत व्यवहार कर रहा है, अगर समाज के नियम कानून कायदों के विरुद्ध कुछ कार्य कर रहा है, बाल अपराधी बच्चा है, कुछ भी हो, ए टू जेड जो सही नहीं है वो काम कर रहा है, तो उसे सही सीखने की आवश्यकता है, सही करने की आवश्यकता है। तो वो क्या होगा? सीखना या अधिगम होगा। क्या होगा? तो क्या? प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया। वो गलत कर रहा है तो उसमें सुधार लाने की प्रक्रिया क्या होगी? आपकी अधिगम होगी, सीखना होगी। उम्मीद करता हूं कोई आपका डाउट नहीं होगा। सब यहां तक सब क्लियर। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो पूर्ण होती है विद्यालय में, परिवार में, समाज में, उपरोक्त सभी। अधिगम क्या है आपकी? सीखना क्या है? सीखना सीखना सीख आप कहीं से भी सकते हो, समाज से सीख सकते हो, विद्यालय से सीख सकते हो, परिवार से सीख सकते हो, हर एक जगह से सीख सकते हो। जब आप जन्म लेते हो तब से आपकी अधिगम की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आप गलतियां करते हो तो भी सीखते हो, आप सही कार्य करते हो तो भी सीखते हो, आप कुछ भी करते हो अनुभव के द्वारा भी सीखते हो, गलतियों के द्वारा भी सीखते हो, अगर कहीं लड़ाई हो रही है उसके द्वारा भी सीखते हो, अगर आपने कुछ गलती किया तो भी सीखते हो, मोहब्बत करते हो तो भी सीखते हो, किसी से नफरत करते हो तो भी सीखते हो। तो सीखना क्या है? सार्वभौमिक क्रिया है जो आपकी हर जगह होती रहती है, कंटिन्यू होती रहती है, उसके लिए कोई विशेषता नहीं है। तो क्या हो? विद्यालय में भी सीखा जाता है, परिवार में भी सीखा जाता है, समाज में भी। तो इसमें क्या होगा? आपका उपरोक्त सभी हर जगह सीखी जाएगी। अधिगम की जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो हर जगह चलती रहती है, इसे सार्वभौमिक प्रक्रिया भी कहते हैं। और पूछा जाए अधिगम क्या है? समायोजन की प्रक्रिया भी। क्या है? समायोजन की प्रक्रिया भी है। पुरस्कार एवं दंड का अनुचित उपयोग। क्या? अनुचित उपयोग। अनुचित का मतलब होता है जो उचित नहीं हो, या तो ज्यादा देना या फिर कम देना। अनुचित उपयोग क्या है? अनुचित उपयोग जो उचित नहीं हो, उचित नहीं हो। अधिगम को बनाता है पुरस्कार एवं दंड का अनुचित उपयोग। बच्चे को हद से ज्यादा दंड देना, हद से ज्यादा पुरस्कार देना, हद से ज्यादा प्यार करना, हद से ज्यादा उससे नफरत करना या घर ना करना। तो वो क्या? अधिगम को क्या बनाएगा? प्रभावपूर्ण बनाएगा, प्रभावहीन बनाएगा, अधिक उपयोगी बनाएगा, कुछ कह नहीं सकते। तो क्या बनाएगा? प्रभावहीन बनाएगा। अगर आप ज्यादा दंड दोगे तो बच्चा इग्नोर करने लग जाएगा, आपको आपकी क्लास में नहीं आएगा, आपसे कुछ सीखेगा नहीं, आपको एक घृणा की भावना से देखेगा। अगर ज्यादा दंड, ज्यादा पुरस्कार दोगे, ज्यादा लाड प्यार करोगे तो वो वैसे बिगड़ जाएगा। तो क्या है? उचित प्रयोग होना चाहिए, अनुचित प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अधिगम को प्रभावित करने वाले शिक्षक से संबंधित कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले शिक्षक से संबंधित कारक है। इच्छा शक्ति, अभ्यास, ज्ञात से अज्ञात की ओर या प्रस्तुतिकरण। अधिगम को प्रभावित करने वाले शिक्षक से संबंधित कारक क्या होंगे? प्रस्तुतिकरण की शिक्षक का प्रस्तुत करने का तरीका कैसा है, बच्चे को कैसे समझा रहा है, किस विधि को उपयोग में ले रहा है, किस वे में बता रहा है। अगर प्यार से समझा रहा है, गुस्से से समझा रहा है, डरा के समझा रहा है, धमका के समझा रहा है, तो क्या होता है? शिक्षक का प्रस्तुतिकरण कि बच्चे को किस तरह से किसी ज्ञान को प्रस्तुत कर रहा है बच्चे के सामने। क्वेश्चन नंबर आता है 27। एक लड़का जो लड़की तथा शाव को वाज बोलता है, ये क्या होगा आपका? 9 को 6 और 6 को 9 पढ़ना, 9 को क्या पढ़ना? 6 पढ़ना। तो ये क्या है मेरे भाई? बताइए। आसान क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूँ कितनी बड़ी आपकी वीडियो होगी, कितनी मिनट चल गया। हम 24 मिनट की हुई अब तक। एक लड़का जो लड़की को लकड़ी तथा शाव को वाज बोलता है, वाज बोलता है, लड़का किससे पीड़ित है? बताइए।
डिसेबिलिटी या अधिगम विकार आपसे बच्चे पक्के पक्के पूछे जाएंगे। 1 या 2 प्रश्न आपका अवश्य देखने को मिलेगा, 1 या 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो बताइए, शाव को वाज बोलता है, लड़का किससे तो किससे होगा? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया या तो पठन विकार होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा? बोलने से संबंधित, क्योंकि जैसा पढ़ेगा वैसा बोलेगा। डिसकैलकुलिया आपका गणितीय गणनाओं से क्या? डिसकैलकुलिया। डिस्प्रेक्सिया क्या होगा आपका? कौशल विकार होगा, कौशल बोल सकते हो आप, या क्या बोलोगे? मोटर स्किल बोल सकते हो। आपका गत्यात्मक कौशल, क्या? गत्यात्मक कौशल बोल सकते हो, हाथ का सही से उपयोग नहीं कर पाना, लिखने को पेन को अच्छे से नहीं पकड़ना, अपने जूते नहीं पहन पाना। डिस्ग्राफिया क्या होगा? लिखने से संबंधित होगा, लिखने से संबंधित होगा। मोर्फिया आ जाए तो क्या होगा? भ्रम की स्थिति होगी। फोबिया आ जाए तो डर की स्थिति होगी। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बालक भूलवश रस्सी को सांप और सांप को रस्सी समझ लेता है, ये आ गया ना मोर्फिया। भ्रम की स्थिति होती है, क्या होती है? कुछ लड़कियां होती है जो अपने आप को बहुत सुंदर मानती है, क्या? कुछ लड़कियां होती है जो अपने आप को बहुत सुंदर मानती है, कुछ लड़के भी होते हैं जो अपने आप को बहुत सुंदर मानते हैं, कुछ लड़के, पर ज्यादातर क्या होती है? लड़कियां होती है कि मैं तो बहुत सुंदर हूं, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। किसी से अच्छे से बात करना, कोई बुलाए तो उसके अंदर मतलब कड़च के पड़ना, हम बोलते हैं ना आम भाषा में कि आग बबूला हो जाना, कड़च के पड़ना। तो उनमें कौन सी स्थिति होती है? वो होती है आपकी भाई कौन सी? डिस्मोर्फिया। क्या? डिस्मोर्फिया की स्थिति होती है। उन्हें भ्रम होता है कि जो कुछ हूं मैं हूं, चांद भी मेरे आगे क्या है? फीका है। तो वो किस स्थिति में होती है? आप गुस्सा मत करें, आप ये सोच लें कि इन्हें कौन सा कोई न कोई तो डिसेबिलिटी है। वो कौन सी डिसेबिलिटी है? वो है आपकी मोर्फिया। क्या? मोर्फिया। भ्रम की स्थिति में रहती है लगभग लड़कियां, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिसलेक्सिया आपका क्या होगा? पढ़ने से और क्या हो गया? डिसलेक्सिया पढ़ने से और बोलने से। जैसे पिछला क्वेश्चन था, साव को वाल, लड़की को लकड़ी। डिस्मोर्फिया आपका भ्रम की स्थिति होगी। डिस्कैलकुल या गणित से होगा। डिस्प्रेक्सिया क्या होगा? आपका शारीरिक कौशल विकार, ठीक है। फिर आता है सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है। सामाजिक अधिगम प्रारंभ कब होता है? संपर्क से होता है, अलगाव से होता है, भीड़ से होता है, सर्वे दर्शन या किससे होता है? सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम का मतलब क्या है? एक साथ मिलजुल के रहना, शो की भावना से रहना। जब तक हम किसी संपर्क नहीं करेंगे तो अपना क्या नहीं होगा? सामाजिक का शुरू नहीं होगा, सामाजिक विकास शुरू नहीं होगा। माँ के गर्भ से क्या होता है? आपका शारीरिक विकास शुरू हो जाता है। मगर जब बच्चा जन्म लेता है तब से उसका क्या होता है? आपका शारीरिक विकास शुरू होता है, सोशलाइजेशन डेवलपमेंट शुरू होता है। कब? अगर आपसे पूछे, चलो मैं बता देता हूं आपको, शारीरिक विकास कब से शुरू होता है? गर्भ से शुरू होता है। कहां तक चलता है? कब्र तक चलता है। फिर पूछे आपसे सामाजिक विकास कब से शुरू होता है? जन्म से। और कब तक चलता है मेरे भाई? कब्र तक चलता है। फिर आता है आपका संज्ञानात्मक विकास, वो कब से शुरू होता है? आपका जन्म से ही शुरू होता है और कब्र तक चलता है। फिर आता है आपका नैतिक विकास, वो भी जन्म से शुरू होता है, आपका कब्र तक चलता है। फिर चलते हैं अपन, नैतिक विकास क्या होता है आपका? एक विशेष आयु तक चलता है, जब तक बच्चे में नैतिकता नहीं आ जाती, वो समझ नहीं पाता कि क्या गलत है क्या सही है। बुद्धि लब्धि का संपर्क किसने? संपर्क मतलब सूत्र नाम आए, वहां पे आपको करना स्टर्न। क्या? स्टर्न करना है। क्या करना है मेरे भाई? स्टर्न करना है। सूत्र संपर्क, सूत्र पूछ ले बुद्धि लब्धि का तो सटर्न, याद रखें, सूत्र से स्टर्न, ठीक है। स्टर्न इसमें होगा अपना ए। बिने ने क्या कहा है? पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया? बिने ने किया। बुद्धि लब्धि का संपर्क सूत्र किसने दिया? स्टर्न ने दिया। बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया और टर्मन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बुद्धि लब्धि आईक्यू की गणना करने का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि आईक्यू की गणना करने का सूत्र क्या है? एम ए बटा सी ए इंटू 100। क्या याद रखें? एम ए बटा सी ए इंटू 100। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, तो इसमें कौन सा होगा अपना? ए नंबर, ए है ना, मानसिक आयु वास्तविक आयु। आप याद रखें, मान इतना लंबा याद नहीं था, याद रखें एम ए बटा सी ए।
MA का मतलब मानसिक एज, CA का आपकी वास्तविक आयु। ठीक है, फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत किस पर अधिक बल देता है? अब आ गया अपना बुद्धि वाला टॉपिक। बुद्धि में हमें पूरी बुद्धि नहीं पूछी गई है विशेष शिक्षक भर्ती वीडियो स्टेट में, वहां पे अलग से दिया गया है हार्वर्ड गार्डन की बहुबुद्धि सिद्धांत का संप्रत्यय। तो गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। गार्डन ने कितने प्रकार की बुद्धियां बताई है? गार्डन ने 8 प्रकार की बुद्धियां बताई है मेरे भाई, 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। अगर अपन देखें 12th क्लास की NCERT देखें, NCERT देखें तो कितने प्रकार की बुद्धि है? 12 प्रकार की बुद्धि बताई है। ठीक है, अगर अपन गार्डन के अनुसार देखें तो 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, 8 प्रकार की सही मानी जाती है। वैसे अस्तित्ववादी बुद्धि को 2009 में जोड़ दिया गया था, मगर आपको कितनी करनी है? 8 प्रकार की बुद्धियां करनी है। और NCERT की 12th क्लास के अनुसार देखें तो 12 प्रकार की होती है। अगर गार्डन के अनुसार पूछे तो आपको 8 करके आना है, अगर 12th क्लास की NCERT के अनुसार पूछे तो आपको 12 करके आना है। ठीक है, गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत किस पर आधारित, किस पर अधिक बल देता है? विद्यार्थियों के अनुबंधित कौशल पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यकता सामान्य योग्यता पर, या प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर? किस पे देगा? प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर। इसमें क्या होता है? आपकी क्या होती है? संगीतीय बुद्धि होती है। किसी में क्या होती है मेरे भाई? क्षेत्रीय बुद्धि होती है। किसी में क्या होता है? आपकी शारीरिक बुद्धि होती है। अलग अलग होते हैं। 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। और अपनी कौन सी लास्ट 8वीं कौन सी मानी जाती है? प्राकृतिक बुद्धि मानी जाती है। जो नेचर से प्यार करता है उसे प्राकृतिक बुद्धि में डाला जाता है। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया था? बुद्धि का वैज्ञानिक मापन किसने किया था? मैंने क्या बताया था? बिने ने किया था मेरे भाई। किसने? अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने किया था। ठीक है, और टर्मन थॉर्नडाइक। फिर चलते हैं, थॉर्नडाइक ने बुद्धि कितने टाइप बताए हैं? 3 टाइप बताए हैं। फिर है मनोवैज्ञानिक के अनुसार दुश्चिंता के समय व्यक्ति का लगाव, दुश्चिंता के समय व्यक्ति का लगाव क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई? शून्य हो जाता है। व्यक्ति का लगाव क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, बढ़ता नहीं है। दुश्चिंता, आप किसी भी चिंता में हो, किसी भी दुख में डूबे हुए हो, तो आपका लगाव किसी को भी लेकर, मेरे को लेके, अपनी गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, मम्मी पापा को लेके, किसी काम को लेके, अपनी हॉबीज को लेके क्या हो जाएगा? आपका लगाव क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। आप दुश्चिंता में हो, किसी बात की टेंशन कर रहे हो, आपके गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है, बॉयफ्रेंड का फोन आ रहा है, आप नहीं उठाओगे, डोंट डिस्टर्ब मोड पे डाल दोगे, इग्नोर कर दोगे। क्यों? क्योंकि आप दुश्चिंता में हो। उस वक्त आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। आप क्या कर रहे होते हो? एक ऐसी स्थिति से गुजर रहे होते हो जिसका हल सिर्फ आपके पास है। किसके पास है? सिर्फ आपके पास है। तो वो क्या होती है? आपकी दुश्चिंता। उस वक्त आपका लगाव, हर एक इंसान कोई भी हो जाए, उसका किसी न किसी से लगाव क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भली भांति समायोजित व्यक्ति का गुण नहीं है? समायोजित क्या होता है? गुण नहीं पूछा गया है। क्या समायोजन होता है? किसी स्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेना या बदल लेना, वो क्या होता है? आपका समायोजन। तो समायोजित व्यक्ति क्या होता है? जो अपनी इच्छाओं और कमजोरियों का ज्ञान होता है। सही बात है। समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं होती है कुछ, ये विशेषता भी क्या है? समायोजित व्यक्ति की अपनी इच्छा और कमजोरियों का जिसे ज्ञान होता है, वो क्या होता है? एक समायोजित व्यक्ति होता है। अपने आप को दूसरों को समान देता है, वो भी क्या होता है? एक समायोजित व्यक्ति होता है। आलोचना तथा दोष निकालने की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है, वो आपका असमायोजित व्यक्ति होता है। असमायोजित, क्योंकि वो हर एक में कमियां निकालेगा। क्या करेगा? हर एक इंसान में कमियां निकालेगा। वो क्या होता है? आपका असमायोजित व्यक्ति होता है। हालातों से संघर्ष की क्षमता, अगर हालात बुरे हैं तो ऐसा नहीं है कि रोने लग जाएगा, डरेगा, मर जाएगा, और जो वो क्या होता है? हालातों से संघर्ष करेगा, वो क्या होता है? समायोजित व्यक्ति होता है। फिर चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटनों पर चलता है। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटनों पर चलता है। यह उदाहरण किसका है? प्रतिगमन, युक्तिकरण, दमन या क्षतिपूर्ति? बताइए। एक 8 वर्ष का बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटनों पर चलता है। एक 8 वर्ष का बालक, उसका छोटा भाई है कितना? 1.5 वर्ष का, मतलब 1.5 वर्ष का। तो वो 8 वर्ष वाला 1.5 वर्ष वाले बच्चे की तरह घुटनों पर चलता है। तो वो क्या करता है? प्रतिगमन कर रहा है मेरे भाई। क्या कर रहा है? प्रतिगमन कर रहा है। पहले, प्रतिगमन का मतलब पीछे जाना। ठीक है। क्षतिपूर्ति क्या होती है? क्षतिपूर्ति होती है किसी चीज की कमी होती है तो
उसको किसी दूसरी वस्तु के द्वारा पूरा करना। जैसे नाटे कद की लड़की होती है, छोटे कद की, तो हाई हील पहन के अपनी हाइट की पूरी पूर्ति कर रही है, तो वो क्या कर रही है, क्षतिपूर्ति कर रही है। फिर चलते हैं अपन, अंगूर खट्टे हैं, यह किस प्रकार की रक्षा युक्ति है। अंगूर खट्टे हैं, ये किस प्रकार की रक्षा युक्ति है बताइए। प्रक्षेपण, औचित्य स्थापन, तादात्म्यकरण या दमन। तो क्या है, औचित्य स्थापन कर रहे हैं कि अगर हम पेपर में पास नहीं होते हैं, कोई बच्चा तो पेपर में पास नहीं होता, फिर वो कहता है मुझे तो टीचर बनना ही नहीं था यार, मुझे तो क्या करना है, आर्मी में जाना है, तो वो क्या कर रहा है, औचित्य स्थापन कर रहा है। क्या कर रहा है, औचित्य स्थापन कर रहा है। फिर है एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा उसे कंटिन्यू करने के लिए प्रवृत्त करती है या मदद करती है। रखने के लिए क्या करती है, मदद करती है या प्रवृत्त करती है, कहलाती है अभिक्षमता, अभिवर्ती या अभिप्रेरणा, अभिरुचि। अभिप्रेरणा क्या होती है आपकी, मोटिवेशन बोल सकते हैं, इसे आप क्या बोलते हैं, मोटिवेशन बोल सकते हैं। मोटिवेशन बोल सकते हैं मेरे भाई। मोटिवेशन क्या होता है आपका, दो प्रकार का मोटिवेशन होता है। अभिप्रेरणा क्या होती है, किसी कार्य को शुरू करने व उसे कंटिन्यू रखने व अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपकी जो अंदरूनी शक्तियां होती है, जो कि आपकी अंदरूनी क्या होती है मेरे भाई, आंतरिक मानसिक दशा होती है। क्या होती है, आंतरिक मानसिक दशा होती है, उसे क्या कहेंगे, अभिप्रेरणा कहेंगे। अब आप पूछे कि अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, किसी कार्य को शुरू करने, उसे कंटिन्यू रखने व अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो आपकी आंतरिक शक्ति है, आंतरिक दशा होती है, आपकी इंटरनल पावर होती है, वो क्या होती है, आपकी मोटिवेशन होती है, अभिप्रेरणा होती है। अब मुख्य रूप से देखा जाए तो दो प्रकार की आपकी अभिप्रेरणा होती है। कितने प्रकार की होती है अभिप्रेरणाएं, अभिप्रेरणाएं आपकी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है मेरे पास। एक होती है आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, एक होती है आपकी बाह्य अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा। तो सबसे ज्यादा पूछा जाए आपसे तो ये क्या होती है, आपकी महत्वपूर्ण होती है, और ये क्या होती है, आपकी अमहत्वपूर्ण होती है, ये कम महत्वपूर्ण होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण बताऊं आपको, अगर आपको पता है कि मैं पढ़ दूंगा तो जॉब मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी तो पैसे मिलेंगे, और आप अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हो, किसी के दबाव में आकर नहीं पढ़ रहे हो, किसी के कहने पे कुछ कार्य नहीं कर रहे हो, तो वो क्या होता है, आपका इंटरनल मोटिवेशन होता है। फिर आता है किसी के कहने पे करना, किसी के कहने पे करना, किसी लालच पुरस्कार के लालच में आके करना, या सजा व दंड से बचने के लिए कोई कार्य करना, वो क्या होता है, आपकी बाह्य अभिप्रेरणा आती है। फिर चलते हैं पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण पूछा गया है कि कौन सा कार्य है जो बच्चा अपनी मर्जी से कर रहा है, जिसे किसी चीज का लालच नहीं है, वो अपनी खुशी के लिए कर रहा है, वो क्या होता है, आपका आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। तो बताइए, एक कहानी की पुस्तक पढ़ना, क्योंकि कहानी पढ़ने में आपको आनंद आता है, आप आनंद ले रहे हो क्योंकि आपको क्या होती है, इंटरनल खुशी होती है, इसमें ये आपका सही लग रहा है। फिर नेक्स्ट में पढ़ लेते हैं, एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि उसमें से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये क्या आपकी बाह्य अभिप्रेरणा है, क्योंकि अब परीक्षा में पास होने के लिए, अपना स्कोर अच्छा करने के लिए क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, वो आपकी होगी बाह्य अभिप्रेरणा। एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि इससे आपको पुरस्कार मिलेगा, पुरस्कार मिलना क्या है, आपकी बाह्य अभिप्रेरणा है। पुस्तक पुरस्कार के लालच में आना और दंड से बचने के लिए कोई कार्य करना क्या है, एक आपकी बाह्य अभिप्रेरणा। एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि इससे आपके पिताजी खुश होंगे, पिताजी को खुश करने के लिए आप कार्य कर रहे हो, वो क्या है, आपका बाह्य अभिप्रेरणा है। फिर आता है 40 नंबर क्वेश्चन आपका, बाल अपराधियों की आयु होती है, बाल अपराधियों की आयु कितनी होती है, 18 वर्ष से कम। बाल अपराधियों की आयु कितनी होती है, 18 वर्ष से कम होती है। वो बालक जिसने कोई गलत काम किया हो, सामाजिक कानून कायदे नियमों के विरुद्ध कोई कार्य कर दिया हो और वो 18 वर्ष से कम है, तो उसे क्या कहेंगे, बाल अपराधी बालक कहेंगे। क्या, बाल अपराधी बालक कहेंगे, क्या कहेंगे, बाल अपराधी बालक कहेंगे किसको, वो बालक जिसने समाज कानून व नियम व समाज की प्रथाओं के विरुद्ध कोई भी कार्य कर दिया हो जो उल्लंघनीय है व गलत है, और उस बालक की उम्र क्या है, 18 वर्ष से कम है, तो उसे क्या कहेंगे, बाल अपराधी बालक कहेंगे। ठीक है, फिर उसे कहां में भेजेंगे, बाल, वो होती है ना आपकी बाल बच्चों की जेल होती है जो 18 वर्ष से कम रहते हैं, वहां पे क्या क्या बोलते हैं, बाल जेल बोलते होंगे, बालक जेल बोलते होंगे, ऐसा कुछ। ब्रेन लिपि में किसको पढ़ाया जाना चाहिए,
ब्रेल लिपि में किसको पढ़ाया जाता है? अंधे बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि अंधे बच्चों को पढ़ाया जाता है। ब्रेल लिपि 4 जनवरी को, ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया? 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें कितने बिंदु होते हैं? इसमें मेरे भाई 6 बिंदु होते हैं। 6 बिंदु ऐसे कागज होता है, उस पर उकेरे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें अगर आप उनको बच्चे को एल बताना है तो ऐसे लिख देंगे, उस पर हाथ फिरवाएंगे, ऐसे थोड़े उभरे होते हैं डॉट डॉट, ठीक है। अगर उसको ए बताना है तो ऐसे फिरवा देंगे, अगर 1 लिखना है तो ऐसे, अगर 2 लिखना है तो उसको क्या करवाएंगे बच्चे को, ऐसे उस पर उंगलियां फिरवाएंगे। 3 लिखना है तो ऐसे उंगलियां फिरवाएंगे। 4 लिखना है तो ऐसे उंगलियां फिरवाएंगे। 5 लिखना है तो ऐसे उंगलियां फिरवाएंगे। तो वो क्या होता है? ब्रेल लिपि अंधे बच्चे को किसी वस्तु को छूकर समझाया जाता है, बताया जाता है, वो आपका ब्रेल लिपि 4 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अंधे बालकों को पढ़ाया जाता है। एक होती है फिर ब्रेल लिपि, एक होती है आई ब्रेन पत्ती। आई ब्रेन पत्ती होती है बच्चे के माँ के पेट में बच्चे को गणित का और विज्ञान का ज्ञान दिया जाता है, उसे आई ब्रेन पत्ती कहते हैं। आई ब्रेन पत्ती के द्वारा माँ के गर्भ में बच्चे को गणित का और विज्ञान का ज्ञान दिया जाता है, वो आई ब्रेन पत्ती के द्वारा दिया जाता है। एक बालक संभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, यह संकेत करती है। असंभव प्रतीत होने वाली, असंभव ऐसी सोच करता है कि जो कभी मतलब क्या नहीं होगी, असंभव प्रतीत होने वाली, जो ऐसा होता है कि कभी पूरी नहीं होगी, ऐसी कल्पना ही करता है, ऐसी सोच रखता है। तो वो कौन सा बालक होगा? प्रतिभावान बालक, सर्जनशील, मंदबुद्धि या औसत बालक? बताइए कौन होगा? तो वो होगा मेरे भाई आपका औसत बालक होगा, औसत बालक होगा, ठीक है। प्रतिभावान बालक का आईक्यू लेवल कितना होता है? ऑप्शन में अगर 120 दिया गया है हाईएस्ट, तो 120 होगा। अगर 140 दिया गया है और 160 भी दिया गया है तो क्या होगा? 140 प्लस वाले बालक, ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण का चर नहीं है? शिक्षण का चर, शिक्षण का चर बोल सकते हो, भाग बोल सकते हो, आप क्या भाग बोल सकते हो या चर बोल सकते हो। कौन सा नहीं है? शिक्षक भी है, माता पिता नहीं है, पाठ्यचर्या विद्यार्थी। माता पिता शिक्षक शिक्षण का चर नहीं है। शिक्षण भी है, पाठ्यचर्या भी है, विद्यार्थी भी है। शिक्षण क्या है आपका? स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर है। पाठ्यचर्या क्या है? मध्यस्थ चर है, मध्यस्थ चर है। और विद्यार्थी क्या आपका? स्वतंत्र, मध्यस्थ और आश्रित चर है। क्या? आश्रित, आश्रित चर है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में है पाठ्यचर्या, वो क्या हो गया? मध्यस्थ चर हो गया, मध्य में होगा वो मध्यस्थचर्या। शिक्षक क्या है? स्वतंत्र है, और विद्यार्थी क्या है? वो आश्रित है, किस पे? पाठ्य पुस्तक पे और शिक्षक पे, ठीक है। इसलिए इसे बोलते हैं आश्रित चर। प्रभावी शिक्षण वह है जो, प्रभावी शिक्षण वह है जो कक्षा पर नियंत्रण रखता है। शिक्षक, सॉरी माफी चाहूंगा, प्रभावी शिक्षक है, प्रभावी शिक्षक वह है जो कक्षा पर नियंत्रण रखता है, अधिक सूचना दे सकता है, विद्यार्थियों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित कर सकता है। अधिगम हेतु मतलब बच्चों को सीखने के लिए क्या कर सकता है? अभिप्रेरित कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है कि बेटा पढ़ो, पढ़ोगे तो आपके काम आएगा। आपके लिए सिर्फ शिक्षा ही एक ऐसी चीज है, एजुकेशन ही ऐसी है जिसे कोई बांट नहीं सकता। और एजुकेशन से आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाके कुछ भी कर सकते हो, किसी से बात कर सकते हो, कुछ भी बता सकते हो, अपनी बात को रख सकते हो, अपने विचारों को रख सकते हो, दुनिया को समझ सकते हो और अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हो। तो वो क्या होगा? बच्चों को मोटिवेट करेगा, तो वो ये क्या होगा? आपका अच्छा शिक्षक होगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन 45। शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षक का मुख्य शिक्षण है क्या? सॉरी शिक्षण है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल तर्क शक्ति का विकास करना, केवल चिंतन का विकास करना, एक व दो दोनों। तो इसमें एक व दो दोनों हो जाएंगे। शिक्षक का मुख्य उद्देश्य है तर्क शक्ति, सोच विचार करने, सही गलत को निर्धारित करने व उनको समझने व चिंतन का विकास करने का काम है किसका? शिक्षण का। CWSN बालक कौन से हैं? CW चाइल्ड विद स्पेशल नीड, मैंने आपको बताया था, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। कितने मिनट का क्लास हो गई? 44। मतलब अपन 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर पा रहे हैं आराम से। इसी स्पीड से आपको क्या करना है, जब आप पेपर देने बैठो इसी स्पीड से आपको क्वेश्चन करने हैं, ताकि आप पूरा टाइम का मैनेजमेंट अच्छे से कर सको। CWSN बालक कौन है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला बालक, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। तो यहाँ पे क्या? चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, तो इसमें क्या होगा? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। RT 2009 में किस शिक्षा पर बल दिया गया? RT 2009 आपका शायद नहीं है BW स्टेट में, पर इसमें समावेशी शिक्षा है। RT 2009 में समावेशी शिक्षा का जिक्र किया गया है, तो ये भी अपना कुछ
ऐसे क्वेश्चन जो हो सकता है आपको आ जाए, ना भी आए तो समावेशी शिक्षा तो उसमें स्पेशल दी गई है। ठीक है, RT 2000 में किस शिक्षा पर बल दिया गया? समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया। समावेशी शिक्षा क्या होती है? एक विशिष्ट बालक प्लस एक सामान्य बालक, जब एक साथ बैठ के पढ़ते हैं तो क्या होती है? आपकी समावेशी शिक्षा होती है। फिर आज क्वेश्चन नंबर 48, PWD अधिनियम पर्सन विद डिसेबिलिटी 1995 में दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा किस वर्ष तक निश्चित की गई थी? बताइए, 6 से 14, 6 से 18, बताइए किस वर्ष तक की गई थी? 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए, है ना, 6 से 18। आरटीई में भी दिव्यांग बच्चों को 6 से 18 तक और सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष तक। ठीक है, क्योंकि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनमें अधिगम करने की गति होती है थोड़ी सामान्य बच्चों से कम होती है, तो इसलिए उनको टाइम पीरियड ज्यादा दिया गया है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी में कितनी दिव्यांगताएं शामिल की गई थी? दिव्यांगताएं देखी जाए तो 7 दिव्यांगताएं शामिल की गई थी, और आरपीडब्ल्यूडी 2016 में कितनी कर दी थी? 21 कर दी थी, 14 और जोड़ दी गई थी। पूछा जाए आरपीडब्ल्यूडी में कितनी दिव्यांगताएं और जोड़ी गई, तो पूछे कि 14 और कुल पूछे तो 21। अगर पूछे कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 आया तो प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपके कौन थे? पीएम मोदी थे। पीएम मोदी ने उस वक्त विकलांगता के नाम पे क्या नाम दिया? दिव्यांगता नाम दिया। विकलांग बच्चों को दिव्यांग नाम से पुकारा जाए, उस वक्त उसे क्या गया? दिव्यांग अधिनियम। 49 क्वेश्चन नंबर 49, अभी तक विद्यालय शिक्षा का सबसे नवीनतम दस्तावेज कौन सा है? विद्यालय शिक्षा का सबसे नवीनतम दस्तावेज कौन सा है? तो एनसीएफ 2005 है मेरे भाई। क्या है? एनसीएफ 2005 विद्यालय शिक्षा का सबसे नवीनतम दस्तावेज है। एनसीएफ कितनी बार आ चुका है? एनसीएफ अब तक 4 बार आ चुका है। कितनी बार? 1988, 2000 और 2005। ठीक है, 1975 में है, फिर 88 में है, फिर 2000 में है, फिर 2005 में है। ठीक है, वर्तमान में कौन सा चल रहा है? आपका 2005 वाला चल रहा है, जिसे आप क्या कह सकते हैं? विद्यालय शिक्षा का सबसे नवीनतम और सबसे बड़ा दस्तावेज कह सकते हैं। ठीक है, एनसीएफ 2005 में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात, एनसीएफ आपके नहीं है पर 2-3 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, हो सकता है आपसे पूछ ले। ठीक है, एनसीएफ 2005 में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात कितना है? तो 1:30। कितना है? 1:30 है। फिर चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निदानात्मक परीक्षणों को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? निदानात्मक परीक्षण कौन लेके आया? निदानात्मक परीक्षण कौन लेके आया मेरे भाई? स्किनर लेके आया था। कौन स्किनर लेके आया था? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निदानात्मक परीक्षण कौन लेके आया था? स्किनर लेके आया था। फिर आता है मूल्यांकन को क्या कहेंगे? मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ प्रकार से लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। शिक्षण एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्या होना चाहिए? एक भाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन क्या होना चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का एक भाग होना चाहिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे, शिक्षण कार्य करने से पूर्व यह आवश्यक है कि, शिक्षण कार्य पूरा करने से पहले यह आवश्यक है कि, शिक्षण कार्य करने से पूर्व यह आवश्यक है कि अधिगम के लिए पूर्व आकलन कर लेना चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। रुचियों का आकलन किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए मेरे भाई? शिक्षण कार्य शुरू करने से पहले क्या किया जाना चाहिए? रुचियों का आकलन। आकलन का मतलब है बच्चे की रुचियां जाननी चाहिए कि बच्चा पढ़ना चाह रहा है या खेलना चाह रहा है या फिर मस्ती करना चाह रहा है या कुछ पूछना चाह रहा है। बच्चे के दिमाग में कुछ सवाल चल रहे हैं, वो जानना चाह रहा है। तो क्या किया जाना चाहिए? बच्चे की रुचियों का आकलन किया जाना चाहिए। बच्चा इस वक्त क्या करना चाहता है? खेलना चाहता है, पढ़ना चाहता है। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। जो बच्चे तैयारी कर पेपर देने जा रहे हैं सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेष। आपका पेपर अच्छा हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ऑल द बेस्ट।